अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और ये टॉपिक है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग। ओके, तो देखो बच्चों, ये जो रेडिएंट एनर्जी है, मींस रेडिएशन की जो एनर्जी है, इस एनर्जी के प्रोपागेशन को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी प्रपोज्ड की गई थी जो कहलाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। इसे प्रपोज्ड किया था किसने? मैक्सवेल ने। इन्होंने क्या कहा अपनी थ्योरी में कि जो रेडिएंट एनर्जी है वो अपने सोर्स से लेके और रिसीवर तक, मींस जहां पर रिसीव की जा रही है वहां तक एक कंटिन्यूअस वेव के फॉर्म में प्रोपागेट होती है। समझे बच्चों? इसमें क्या कहा कि जहां से रेडिएंट एनर्जी क्या हो रही है? प्रोड्यूस्ड हो रही है, मींस जहां उसका सोर्स है वहां से लेके और जहां तक चल रही है, या हम ये कहें कि रिसीवर तक, जहां तक वो जा रही है वहां तक इस रेडिएंट एनर्जी का जो प्रोपागेशन है वो कंटिन्यूअस होता है और वेव के फॉर्म में होता है। और इस वेव के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड रहते हैं, और ये दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इसके अलावा प्रोपागेशन का जो डायरेक्शन है उसके भी परपेंडिकुलर होते हैं। और वैसे भी हम जानते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करता है तो उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस्ड होता है और वो भी मूव करता है, और दोनों फील्ड एक दूसरे के साथ होते हैं और परपेंडिकुलर होते हैं। तो इस तरह की जो कंटिन्यूअस वेव बन रही है जिसके थ्रू रेडिएंट एनर्जी प्रोपागेट हो रही है, उसी वेव को क्या बोला गया है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ऐसी जो वेव्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के मोशन से भी बनती हैं या फिर मैग्नेटिक फील्ड के मोशन से या मूव करने से भी बनती हैं, इसलिए इनके नेम है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इस तरह से समझ सकते हैं कि ये है हमारा सोर्स जहां से ये रेडिएंट एनर्जी प्रोड्यूस्ड हो रही है, निकल रही है। तो उसने ये कहा है कि यहां से एनर्जी सपोज यहां तक चली तो ये कंटिन्यूअस चलेगी, कहीं पर ब्रेक नहीं होगी। जैसे हम कहते हैं ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके थ्रू चलती है? वायर के थ्रू। तो वायर जहां से सोर्स है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, वहां से लेकर और जहां तक वो जा रही है, मींस जहां रिसीव की जा रही है वहां तक वो वायर कंटिन्यूअस बना रहता है, कहीं बीच में ब्रेक नहीं होता। अगर ब्रेक हो जाएगा तो वहीं रुक जाएगी। तो इसी तरह का प्रोपागेशन किसमें बताया गया है? रेडिएंट एनर्जी का, कि जहां से ये निकल रही है और जहां तक जा रही है वहां तक एक कंटिन्यूअस चलेगी और वेव के फॉर्म में चलेगी, ऐसे नहीं बिल्कुल सीधी। तो इस तरह की वेव्स को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये जब चलती हैं तो सपोज ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके साथ साथ एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस्ड हो जाता है और वो इसके परपेंडिकुलर होता है, मींस इस फील्ड और इस फील्ड के बीच में सपोज ये फील्ड जो पीछे का है और ये ऐसे है तो 90 डिग्री में, और जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं इस डायरेक्शन में अगर जा रही है वेव तो उसके भी परपेंडिकुलर होते हैं। तो इनमें सिर्फ एक फील्ड हो गया मैग्नेटिक, तो दूसरा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। यहां तक बात समझ गए? और इसको पूरा डिटेल में थ्योरेटिकल पूरा लिखाया है मैंने। आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में जाएं, वहां पर ये चैप्टर आपको पूरा थ्योरेटिकल लिखा हुआ मिलेगा। यहां पर केवल एक बार और रिवाइज करा रहा हूं मैं अपनी यूनिट को। यहां तक बात समझ गए? फिर हम आ जाते हैं, ये जो वेव्स होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है रेडिएंट एनर्जी की, इनकी जो वेलोसिटी है ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि वैक्यूम में बताई गई है। और ये वैल्यू इस तरह से वैक्यूम में होती है, इतनी फास्ट रेट से चलती है। समझ गए ना? तो ये है इनकी वेलोसिटी, और ये एक स्ट्रेट लाइन में चलती है, मतलब लाइट जब चलती है तो ये वेव सीधा चलती है इस तरह से, वेव एक ही डायरेक्शन में, और अगर इनके पाथ में कोई आ जाए तो वहां रुक जाती है और एक शैडो बन जाती है। ओके, दूसरा होता है, अब आता है एक टर्म आता है वेवलेंथ। अब हम आ जाते हैं, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं इनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वेवलेंथ। देखो वेवलेंथ में बता दूं, ये जो कहलाते हैं इनको बोलते हैं क्या? क्रेस्ट। क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। और ये जो नीचे की तरफ है इनको बोलते हैं ट्रफ। समझ गए ना? तो ये जो कॉन्जुगेटिव, समझ गए ना, ये कॉन्जुक्यूटिव, ये जो एडजेसेंट पोजीशन भी हम कह सकते हैं, तो
एडजेसेंट पोजीशन में ये जो दो क्रेस्ट हैं, इन क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है यही क्या कहलाता है, वेव, ठीक है, वेवलेंथ। या हम यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस ले लें तो ये भी क्या कहलाता है, हमारा वेवलेंथ। तो वेवलेंथ इतनी डिस्टेंस को बोला जाता है। ओके, इसकी जो यूनिट्स होती हैं, एक होती है नैनोमीटर, 10⁻⁷ सेंटीमीटर से, ठीक है, एक नैनोमीटर में या तो सेंटीमीटर में इतना होता है 10⁻⁷ सेंटीमीटर, मीटर में -9 मीटर, -2 बढ़ जाएगा। एंगस्ट्रॉम 10⁻⁸ सेंटीमीटर और मीटर में है 10⁻⁻10 मीटर। पिकोमीटर और 2 माइनस बढ़ जाएगा 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, ये 12 में मीटर। तो ये 3 यूनिट आपको विशेष याद रखनी है। माइक्रोन में भी होती है, माइक्रोन में आप जाओगे तो 10⁴ सेंटीमीटर या 10⁻⁻6 मीटर होती है, इस तरह से। तो हमें ज्यादातर जो कैलकुलेशन होगी वेवलेंथ की वो या तो एंगस्ट्रॉम में होगी और नैनोमीटर। तो समझ गए ना कि जो दो एडजेसेंट पोजीशन के मतलब एक के बाद एक जो क्या है, इस तरह के जो क्रेस्ट है उनके बीच का डिस्टेंस ही क्या कहलाता है बच्चों, वेवलेंथ। यहां तक समझ गए। अब आता है वेव नंबर। वेव नंबर का मतलब ये होता है कि जो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस में नंबर ऑफ वेव्स कितने बन रहे हैं, मींस एक पूरा साइकिल जो कहलाता है, यहां से चला यूं और यूं, समझ गए। तो एक साइकिल पूरा होने में यहां से लेके मतलब 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस में कुल कितनी वेव्स बन रही हैं, उन्हीं को बोला जाता है क्या, वेव नंबर। टोटल नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस या लेंथ ऑफ वेव। वेव की 1 सेंटीमीटर लेंथ में टोटल नंबर ऑफ वेव्स जो बन रही हैं उन्हीं को बोला जाता है वेव नंबर। वेव नंबर, ठीक है, इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ बड़ी बड़ी है तो 1 सेंटीमीटर में कम ही वेव्स आएंगी। ओके, इस तरह से एक, इस तरह से क्या, और फिर एक। तो अगर वेवलेंथ ज्यादा बड़ी है तो वेव नंबर कम आएगा। तो ये ध्यान रखना है कि ये इसका फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने का वेव नंबर का, 1/λ। यूनिट इसकी क्या होगी, हम लैम्डा जो लेंगे, जो वेवलेंथ लेंगे हम उसे मीटर में लेंगे तो ये आएगी मीटर इनवर्स। इसके अलावा सेंटीमीटर इनवर्स में भी होती है, ये हमारी एसआई यूनिट में जब हम लेंगे। ओके, फिर आ जाते हैं फ्रीक्वेंसी। अब देखो फ्रीक्वेंसी क्या है, ये जो है वेव नंबर। आपने देखा कि वेव की 1 सेंटीमीटर लेंथ ली जाए तो उसमें कुल कितने वेव्स बन रहे हैं, मतलब जो हमारी रेडिएशन है, रेडिएशन 1 सेंटीमीटर लेंथ में कितनी वेव्स बना रही है वो तो हमारा वेव नंबर हो गया। ठीक है, कि इस तरह से आप समझें कि ये जो बन रहे हैं इस तरह से, तो जितने छोटे छोटे वेवलेंथ होंगे उतने ज्यादा वेव्स आ जाएंगे, इसलिए ये रेसिप्रोकल होती है। और फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी का मतलब टोटल नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड। ये 1 सेंटीमीटर में वक्त कर रहा है और ये कह रहा है कि 1 सेकंड में कितनी बन रही है। समझ गए ना कि 1 सेकंड में कुल कितनी नंबर ऑफ वेव्स बनती है, वो क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वेव नंबर। जितना ज्यादा वेव नंबर उतना ही ज्यादा फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर ध्यान रखें कि अगर एसआई यूनिट में अगर डेफिनेशन पूछ ली जाए कि वेव नंबर की एसआई यूनिट में या एसआई सिस्टम में क्या डेफिनेशन होगी, तो वहां पर हम कहेंगे 1 मीटर जो लेंथ है, ठीक है, रेडिएशन की, उसमें नंबर ऑफ वेव्स ही क्या कहलाती हैं, वेव नंबर। और सीजीएस में पूछा जाए तो आप सेंटीमीटर में कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर लेंथ में नंबर ऑफ वेव्स क्या कहलाती हैं, वेव नंबर। समझ गए ना कि एसआई यूनिट में ये है 1 मीटर ली जाती है और सीजीएस में ये सेंटीमीटर। हमें चूंकि ज्यादातर कैलकुलेशन हम मीटर में ही करेंगे। फ्रीक्वेंसी है टोटल नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड। अब चाहे वो डेफिनेशन एसआई यूनिट की हो और चाहे आपकी सीजीएस, ये 1 सेकेंड में कितनी वेव्स बन रही हैं ये कहलाती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेव नंबर। वेव नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो एक नया साइन आ गया। आप देख रहे हैं एक नया सिंबल है सी, इसको बोलते हैं लाइट वेलोसिटी, या हम कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन, वेव।
समझ गए ना, यही क्या है हमारी वेलोसिटी ऑफ वेव। ये कांस्टेंट वैल्यू 3 × 10⁻⁴ कितना हो जाता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जो लाइट की वेलोसिटी भी कहलाती है। और आगे बढ़ जाए हम वेव नंबर का फॉर्मूला और लगा दें तो ये बन जाएगा u c/λ। इसी से हमें कैलकुलेशन करनी होगी, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। इसकी यूनिट देखो आप, तो ये हो गई हमारे पास c है मीटर पर सेकंड में, और जो हमारी वेव लेंथ है वो है मीटर में, हट जाए तो ये आ गई सेकंड इनवर्स, इसी को हम बोलते हैं हर्ट्ज, cps। और एक है लास्ट में वेलोसिटी ऑफ वेव, तो इसी से आ जाएगा देखो बच्चों, वेलोसिटी ऑफ वेव तो फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ इक्वल टू c, और ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा, और ये कांस्टेंट ही कहलाता है c, जिसको हम बोलते हैं लाइट वेलोसिटी। तो यहां तक बात समझ गए। और एक और आता है वेव में, और वो कहलाता है एम्पलीट्यूड। तो देखो बच्चों, ये जो ट्रफ है इसकी अगर हम कहें गहराई डेप्थ में जाएं, या ये जो हमारा क्रेस्ट है ये इसकी हम हाइट में जाएं, तो हाइट को चाहे डेप्थ हो, ठीक है, ट्रफ की डेप्थ की बात करें या फिर हम क्रेस्ट की हाइट की बात करें, इसी को बोला जाता है एम्पलीट्यूड। जितना ज्यादा ये एम्पलीट्यूड होगा, जो वेव होगी, रेडिएशन होगी, उतनी ही ज्यादा चमक वाली होती है, उतने ही ज्यादा उसमें फोटॉन्स होते हैं। तो यहां तक आप समझ गए सारी डेफिनेशन कि रेडिएंट एनर्जी के प्रोपागेशन को बताने के लिए ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी दी गई। सीधा सा है, सोर्स से जो रेडिएंट एनर्जी निकल रही है और जो हमारा रिसीवर है या जहां तक वो रेडिएंट एनर्जी जा रही है, एक कंटिन्यूअस इसमें वेव के फॉर्म में चलती है, जिसके साथ एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ रहते हैं, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर, इसके अलावा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के भी क्या है, परपेंडिकुलर। तो समझ गए बच्चों कि जो हमारी प्रकाश की ऊर्जा है उसका संचरण कैसे होता है, वो कैसे चलती है, इसी को बताने के लिए थ्योरी दी गई। किसने कहा कि लाइट सीधा चलती है, सॉरी, जो रेडिएंट एनर्जी है वो सतत चलती है तरंग के रूप, और जहां से निकल रही है और जहां रिसीव की जा रही है, ग्रहण की जा रही है, वहां तक सतत चलेगी, कहीं ब्रेक नहीं होगी ये वेव। जैसे कि हम कहें इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए वायर लगता है, तो जहां तक जा रही है लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वहां तक वायर डाला जाता है, कहीं बीच में ब्रेक कर दोगे तो रुक जाएगी, बिल्कुल वैसा ही है। और इसके बाद ये टर्मिनोलॉजी मैंने बताई, वेव नंबर, दो निकटवर्ती तरंगों के बीच की दूरी वेवलेंथ कहलाती है। वेव नंबर जो कि तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रम के बराबर होती है। 1 सेंटीमीटर लंबाई में कुल कितनी वेव्स बन रही हैं, उसको ही हम क्या बोलते हैं, वेव नंबर। आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, 1 सेकंड में कितनी वेव्स बन रही हैं, वो कहलाती है आवृत्ति। आपको ये रिलेशंस याद रखने, एक ये और लाइट अगर वेलोसिटी पूछ ली जाए तो इस तरह से। अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे उनसे रिलेटेड। पहले मैं सारे रिलेशंस बता दूंगा आपको, ओके, तो यहां रख लीजिए। अब देखो बच्चों, एक नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं और ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ओके, तो ये जो हमारी पूरी सनलाइट है, या हम ये कहें कि जितनी भी रेडिएंट एनर्जी है, इस एनर्जी को इतने टाइप्स में बांटा जा सकता है। तो एक पिक्टोरियल अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट वेव्स अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ। समझ गए बच्चों कि जितनी भी वेव्स हैं उनको वेवलेंथ के अकॉर्डिंग एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट में रखा जाए, तो जो हमारे पास एक स्पेक्ट्रम बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। समझ गए ना कि जितना भी प्रकाश है, इसकी जितनी भी तरंग है, इन तरंगों को तरंग दैर्घ्य के क्रम में व्यवस्थित किया जाए, एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट किया जाए, तो वही क्या है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देखो इस तरह से जो कुल मिला के जितने भी रेडिएशंस हैं, इनको वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखें तो इतने पार्ट्स में बढ़ जाएगी टोटल। समझ गए ना। देखो सबसे हाईएस्ट एनर्जी, क्योंकि आप देखोगे अभी प्लैंक क्वांटम थ्योरी में कि वेवलेंथ और एनर्जी एक दूसरे के बिल्कुल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो सबसे हाईएस्ट एनर्जी की होती है कॉस्मिक रेज, जिनकी वेवलेंथ बहुत
छोटी होती है। 0 एंगस्ट्रॉम नेग्लिजिबल से लेके 0.01 एंगस्ट्रॉम, 0.01 से लेके 1 एंगस्ट्रॉम तक की वेवलेंथ होती है किसकी? गामा रेज की। समझ गए ना बच्चों? उसके बाद कौन सी आती है? गामा रेज, जो रेडियो एक्टिव भी होती है, या हम ये कहें कि जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है उनमें सेकेंडरी जो इफेक्ट आता है उससे प्रोड्यूस होती है। गामा रेज सनलाइट में होती है। फिर आती है थर्ड नंबर में एक्सरे, जिनका जो लेंथ है 1 एंगस्ट्रॉम से 150 एंगस्ट्रॉम तक का होता है। ये जब हमने देखा था कि जब कैथोड रेज किसी सॉलिड सरफेस से टकराती है तब बनती है एक्सरे। फिर आ जाते हैं अल्ट्रावायलेट रेज, जो कि 150 से लेके 3800 एंगस्ट्रॉम तक का होता है, लगभग 150 से 4000 एंगस्ट्रॉम तक का। जो एक बैंड है वो किसकी है? अल्ट्रावायलेट की। ये भी सनलाइट से मिलती हैं, आर्टिफिशियल भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में या हाइड्रोजन लैंप में बनती है। फिर आता है विजिबल, जो कि 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम तक का होता है, और इसी में ये 7 कलर आते हैं बच्चों, जो लगभग लिखे होते हैं 400 या 4000 एंगस्ट्रॉम से 800 व 1000 एंगस्ट्रॉम तक का रीजन बटा होता है, जो यही कहलाता है वेव्स। याद रखना है, ठीक है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सबसे ज्यादा एनर्जी वाला कौन सा होगा? जिसकी वेवलेंथ सबसे छोटी है इसमें, और सबसे कम एनर्जी का होगा रेड रीजन। तो ये विजिबल होता है, इसी को हम देख पाते हैं, यही हमें दिखाई देता है सनलाइट का, यही पार्ट हमें दिखता है विजिबल का दिन में। फिर आता है इंफ्रारेड, जो कि 7600 से और 6 × 10⁻⁶ एंगस्ट्रॉम तक का होता है। ये भी हमें दिखता है लाल कलर में। फिर आता है माइक्रोवेव, जो और बड़ी वेवलेंथ हो गई 6 × 10⁻⁶ एंगस्ट्रॉम से 3 × 10⁻⁷ एंगस्ट्रॉम तक का है। और फिर आता है रेडियो वेव, जो कि सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ का होता है। इन्हीं वेव्स के थ्रू जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, रेडियो, टीवी, ठीक है, ये जो सिग्नल्स होते हैं इन्हीं के थ्रू भेजे जाते हैं, रेडियो वेव्स की। क्योंकि ये बहुत बड़ी वेवलेंथ होने के कारण ये एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब नहीं होती ये वेव्स, जबकि इनकी वेवलेंथ छोटी होने के कारण ये एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ऐसी वेव्स जो है सबसे ज्यादा यूज होती हैं किसमें? ये प्रोग्राम जो होते हैं, ब्रॉडकास्टिंग जो होती है रेडियो, टीवी की, उनमें इनका यूज किया जाता है। तो ये कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यहां तक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ओके, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट जो है, और नेक्स्ट एक थ्योरी और दी गई है बच्चों, जो लाइट या रेडिएंट एनर्जी होती है, इसके प्रोपागेशन के लिए एक थ्योरी और दी गई, जिसे बोला जाता है प्लांक क्वांटम थ्योरी। समझ गए ना कि जो रेडिएंट एनर्जी है इसके प्रोपागेशन की एक थ्योरी तो आपने अभी देखी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, ठीक है, जिसमें लाइट या रेडिएंट एनर्जी का कंटीन्यूअस प्रोपागेशन बताया गया है, और वो भी वेव के फॉर्म में। और जो दूसरी थ्योरी दी गई है प्लांक क्वांटम थ्योरी, ये थ्योरी जो है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस जो होती हैं उनकी, उसको एक्सप्लेन करने के लिए बताया गया है। देखो, इसमें ये बोला गया है कि जो रेडिएंट एनर्जी है वो प्रोपागेट होती है डिसकंटिन्यूअसली, मतलब जिस तरह से वेव्स चलती है ना कंटिन्यूअस, ऐसा नहीं है। इसने क्या कहा है कि जो रेडिएंट एनर्जी है वो डिसकंटिन्यूअसली चलती है, और छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में, जिन्हें बोला जाता है क्वांटम, और लाइट के क्वांटम को बोला जाता है फोटॉन। समझ गए ना? इस थ्योरी ने कहा है कि रेडिएंट एनर्जी प्रोपागेट्स एज अ, ठीक है, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी इन डिसकंटिन्यूअस फॉर्म, ठीक है। दिस स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड क्या? क्वांटम, एंड क्वांटम ऑफ लाइट आर कॉल्ड फोटॉन्स। तो इस तरह से ये थ्योरी ये कहती है कि लाइट एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी प्रोपागेट्स एज अ डिसकंटिन्यूअस इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स, सतत नहीं चलते। जैसे मान लो, इसको ऐसे समझ सकते हैं, आप लाइन से चल रहे हैं, और मान लो ये इस तरह से हम समझते हैं कि ये है हमारे पास पर्सन, ओके, ये है एक, जस्ट ऐसा ही दूसरा यहां पर एक पर्सन है, ओके, ये इस तरह से चल रहा है। फिर तीसरा यहां पर आ जाए, तीसरा पर्सन इस तरह से चल रहा है, तो ये एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे हैं,
इस तरह से। तो ये कौन सा है? कंटीन्यूअस प्रोपगेशन। ये कि जब आप एक लाइन से चल रहे हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे हैं, नदी पार कर रहे हैं, तेज धार बह रही है, तो हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे हैं, तो वो एक कंटीन्यूअस प्रोपगेशन हो गया, जो कि वेव थ्योरी बताती है कि इस तरह से कंटीन्यूअस चल रहा है। और जो डिसकंटीन्यूअस प्लांक क्वांटम थ्योरी कहती है कि ये अपने आप में सब सेपरेट है, बस एक के पीछे एक चल रहा है, कि आप लाइन से जा रहे हैं तो एक के पीछे एक चल रहा है, कोई किसी का हाथ नहीं पकड़ा, तो ये क्या कहलाता है? डिसकंटीन्यूअस प्रोपगेशन। समझ गए ना कि जो रेडिएंट एनर्जी है प्रोपगेट्स डिसकंटीन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स, डिस्क्रीट पैकेट्स, और ये एनर्जी पैकेट्स ही क्या कहलाते हैं? कि फोटॉन्स या क्वांटम। तो ये जो इतना पार्ट है ये हमारा क्या बन गया? फोटॉन्स, या हम इसी को बोलते हैं क्या? क्वांटम। एक ये बस एक दूसरे के आगे पीछे चल रहे हैं, और अच्छे से इस तरह समझ सकते हैं कि यहां पर ये है एनर्जी सोर्स, तो इस तरह का प्रोपगेशन चल रहा है रेडिएंट एनर्जी का, तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और ये कहता है कि इस तरह से चल रहे हैं, वेव के फॉर्म में ही चलेंगे, लेकिन इस तरह से स्मॉल पैकेट्स चलते हैं एनर्जी के ऐसे। तो ये कहलाती है कौन सी? प्लांक क्वांटम थ्योरी। इस तरह से समझ गए ना? दोनों थ्योरी बस एनर्जी के प्रोपगेशन को ही बताती है, बट एक थ्योरी कहती है कंटीन्यूअस चलती है लाइट वेव्स के फॉर्म में, दूसरी थ्योरी कहती है कि लाइट डिसकंटीन्यूअस चलती है और एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में। इन पैकेट्स को क्या बोला है इसने? क्वांटम। लाइट के क्वांटम क्या कहलाते हैं? फोटॉन्स। तो इस तरह से अब यहां पर आपने देखा था कि इसने थ्योरी में कहा कि जो एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। मतलब है कि जितनी स्पीड से ये निकलेंगे, जितनी फ्रीक्वेंसी के साथ निकलेंगे, उतनी ही ज्यादा एनर्जी होगी इनकी फोटॉन्स। या इस तरह से जैसे हम एक पत्थर धीरे से फेंके तो उसकी एनर्जी कम होगी, बहुत तेजी से फेंके तो एनर्जी ज्यादा होगी। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, लाइट की, फोटॉन्स की, उतनी ही ज्यादा एनर्जी होगी। इस तरह से ये है, तो ये कहलाती है एनर्जी ऑफ वन फोटोन। क्या कहलाती है? एनर्जी ऑफ वन फोटोन। ओके, यहां पर ये है क्या? प्लांक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू 6.626 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड। ओके, ये इसका क्या है? वैल्यू है जो कांस्टेंट है, और ये क्या है? फ्रीक्वेंसी, जो कि आप सेकंड इनवर्स में लेंगे, ओके, या हर्ट्ज में इसको। तो ये तो हो गई एक फोटोन की एनर्जी ऑफ वन फोटोन। अब इसने क्या कहा है कि टोटल एनर्जी ऑफ रेडिएशन और एनी वेव इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एनर्जी ऑफ वन फोटोन। समझ गए ना? उसने ये कहा है कि एक वेव है, तो इसमें जो इसकी टोटल एनर्जी होगी इस वेव की, वो एक फोटोन की एनर्जी का कोई इंटीग्रल मल्टीपल होगी। मींस टोटल एनर्जी एक फोटोन के बराबर, दो फोटोन के बराबर, तीन फोटोन के बराबर, कभी भी इंटीग्रल फ्रैक्शनल वैल्यू में नहीं होगी। मींस टोटल एनर्जी जो होती है फोटॉन्स की, वही रेडिएशन की एनर्जी होती है। कि जो फोटॉन्स होते हैं या ये एक होल नंबर में, इंटीग्रल नंबर में क्या होते हैं? एमिटेड होते हैं, और होल नंबर में या हम कहें कि इस तरह से इंटीजर में क्या होते हैं? एब्सॉर्ब होते हैं। तो इसने ये कहा है कि जो एनर्जी ऑफ वेव होगी, एनर्जी ऑफ वेव, ओके, ये होगी E इक्वल टू NH। ये इतना सा ध्यान रखना, जहां n क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन्स। समझ गए ना कि कितने फोटॉन्स हैं और एक फोटोन की एनर्जी कितनी है। अगर हम एक वेव में टोटल फोटॉन्स पता हो तो हम उस पूरी वेव की एनर्जी बता सकते हैं। देखो, ये है एनर्जी ऑफ वन फोटोन। सपोज हम इसको कहें कि वन फोटोन की p सेकंड, और ये है टोटल एनर्जी, तो E टोटल इक्वल टू, ये कह रहा है E इनटू फोटोन एनर्जी। इस तरह से हमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं कि कितने फोटॉन्स होंगे, या कितनी एनर्जी है, या एक, ठीक है, एक फोटोन की एनर्जी क्या होगी अगर ये फ्रीक्वेंसी है। हम इस इक्वेशन को और बढ़ा सकते हैं, n
hc अपॉन लैम्डा। यहाँ ये और ये कांस्टेंट होंगे, ये है लाइट वेलोसिटी जो कि कांस्टेंट होती है। ओके, ये आपको दे रखा हुआ क्वेश्चन में वेवलेंथ है जो कि मीटर में ले लेनी है आपको, ये नंबर ऑफ फोटॉन्स है, ये प्लांक कांस्टेंट है, तब हमें वेव की टोटल एनर्जी हो जाएगी। और जब आपसे एक फोटोन की एनर्जी पूछ ली जाए या सिर्फ लिखा है कि कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन, तो आपको क्या करना है, ये n की वैल्यू 1 रख के और फिर कैलकुलेट कर देनी है। तो ये है हमारा कौन सा थ्योरी, प्लांक क्वांटम थ्योरी। दोनों थ्योरी में देखो डिफरेंस क्या है, एक कंटीन्यूअस प्रोपागेशन बताता है, एक डिसकंटीन्यूअस प्रोपागेशन बताता है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है उसमें वेव के फॉर्म में चलती है लाइट कंटीन्यूअस, इसमें फोटॉन्स की फॉर्म में चलती है। ओके, इस तरह से ये दोनों थ्योरी जो है ये लाइट के या रेडिएंट एनर्जी के प्रोपागेशन से रिलेटेड है। तो इसके जो ये दो फॉर्मूले हैं आपको विशेष याद रखना है, कौन कौन से, कि आपके लिए ये जो दो फॉर्मूले मैंने आपको बताए, एक तो ये वाला E = h न्यू या E = hc अपॉन लैम्डा, एक तो ये क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन, क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन, और E = nhc अपॉन लैम्डा, ये हो जाएगी टोटल एनर्जी ऑफ वेव या n फोटॉन्स। समझ गए ना कि n नंबर ऑफ फोटॉन्स की कितनी एनर्जी है, वो ये हो जाएगी hc, ये मैंने बता ही दिया आपको। तो ये है प्लांक क्वांटम थ्योरी। एक और बताता हूं, नेक्स्ट हम आएंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो हमारी केमिस्ट्री से रिलेटेड जितना मैटर है हम उसको डिस्कस करेंगे। ओके, करते हैं। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं और ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्या बोलते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब होता है, सीधा है कि इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस इन द प्रेजेंस ऑफ रेडिएंट एनर्जी और लाइट एनर्जी। समझ गए बच्चों कि किसी भी मेटल सरफेस से, धातु की सतह से रेडिएंट एनर्जी, प्रकाश की ऊर्जा, इसकी प्रेजेंस में अगर इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगे, इजेक्टेड होने लगे, तो इसी को बोला गया है क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो इस तरह से, तो यही लिखा है कि इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी, कि हम ये कहें कि ये है मेटल सरफेस। ज्यादातर मेटल्स जो इसमें यूज होती हैं वो रिएक्टिव मेटल्स हैं, जैसे पोटासियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, जो s ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही लूजली बॉन्डेड होते हैं और जरा सी लाइट पड़ जाए तो निकल के बाहर आ जाते हैं। तो ये सपोज ये लाइट है, इंसिडेंट लाइट, ये क्या है, इंसिडेंट लाइट, पड़ने वाली आपतित प्रकाश जो कि आके सतह से टकरा रहा है, और ये उसका फोटोन है। तो जब मेटल सरफेस पर टकराए, स्ट्राइक करे, और ऐसा होने से इलेक्ट्रॉन सरफेस से निकलने लगे, तो इसी को बोला गया है क्या बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि धातु की सतह पर प्रकाश टकराए और धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगे। जैसे हमने एक पत्थर फेंका जमीन में और पत्थर ने बहुत सारी रेत को ऊपर उठा दिया, उड़ा दिया, तो वो पत्थर क्या है, एक फोटोन, रेत उड़ी जो, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो ये कब होता है, जब पत्थर की एनर्जी इतनी हो कि टकराने के बाद बच रही हो, तब वो उसकी एनर्जी उस रेत के कणों को, पार्टिकल्स को ऊपर उठाने में यूज हो जाएगी। तो जस्ट ऐसा ही है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है कि मेटल के एटम से बॉन्डेड है, लाइट पड़ी, इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर हो रहा। यहाँ पर एक एनोड लगा दिया जाए और एक सर्किट कंप्लीट कर दिया जाए, तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा, एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड हो जाएगी, जिसमें बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और ये पूरा सिस्टम फोटो इलेक्ट्रिक सेल में बनाया जाता है। आज जो सोलर सेल वर्क कर रहे हैं, इन सब में इसी तरह का सिस्टम यूज होता है कि लाइट एनर्जी स्ट्राइक होती है, उससे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है और बैटरी चार्ज होती रहती है, और बैटरी दिन भर में चार्ज हो जाती है, और उसी से हमारा पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम चलता है। इसी को हम बोलते हैं सोलर एनर्जी पैनल। वो जो पैनल्स होते हैं वो एक सोलर सेल की तरह वर्क करते हैं, और उनकी जो एनर्जी प्रोड्यूस्ड हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, उसे बैटरी में क्या कर लिया जाता है, कंजर्व। तो समझ गए बच्चों, इस तरह से लाइट टकराई, इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ गए, इसी को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
अब ध्यान रखें कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो किसने किया था? आइंस्टीन ने। और उसी को बोला जाता है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सबसे ज्यादा आइंस्टीन को जो ख्याति मिली थी, मान सम्मान मिला था, नोबेल प्राइज मिला था, वो इसी इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के कारण ही मिला था। समझ गए ना? तो अब हम आ जाते हैं कौन सा इक्वेशन? आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में। समझ गए बच्चों कि आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रकाश समीकरण। तो ध्यान रखें कि ये किस पर बेस्ड है? प्लांक क्वांटम थ्योरी। किस पर बेस्ड है? प्लांक क्वांटम थ्योरी। मतलब इसमें ये बोला गया कि जो रेडिएंट एनर्जी है, ठीक है, कि ये जो रेडिएंट एनर्जी आ रही है इसमें जो फोटॉन्स हैं, जब ये फोटोन क्या होता है मेटल सरफेस पर स्ट्राइक करता है तो इस फोटोन की जो एनर्जी है ना वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक एनर्जी का पार्ट तो यूज होता है फॉर एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या हम कहें कि इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के लिए, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, जो कि मेटल की या मेटल जो मेटेलिक एलिमेंट है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर होगी। कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन या फोटोन टकराया तो पहला काम क्या होगा उस फोटोन का कि वो मेटल सरफेस में जो एटम्स हैं उनसे जुड़े हुए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, खींचेगा, जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन के अपोजिट वर्क करेगा। और फिर बाकी जो एनर्जी बची फोटोन की वो निकले हुए इलेक्ट्रॉन को छाल देती है, बाहर की तरफ फेंकती है। वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी जो बाहर निकला हुआ है। जैसे आपने एक पत्थर मारा तो पत्थर पहले पड़ेगा तो जो मिट्टी है चिपकी हुई है पहले वो उखड़ेगी और फिर उखड़ी हुई मिट्टी रेत के फॉर्म में उछट के बाहर आएगी। तो जब आपने जो पत्थर मारा है उसकी एनर्जी इतनी हो कि मिट्टी को उखाड़ दे और रेत को छाल दे, तभी तो आप देख पाओगे ना कि रेत बाहर आ गई। इसका मतलब है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी बनेगा जब स्ट्राइक करने वाले फोटोन की एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगी एनर्जी, जिसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, देहली ऊर्जा, देहली पार करनी है कि इतनी एनर्जी तो चाहिए तभी इलेक्ट्रॉन सरफेस से निकल के बाहर आएगा। फिर बची हुई एनर्जी क्या करेगी? उस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कराएगी। तो जो एनर्जी ऑफ फोटोन डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, वन for threshold energy and second part for emitted kinetic energy of emitted electron। समझ गए ना? यही आइंस्टीन है। तो इसने कहा है कि जो क्वांटम एनर्जी है, फोटोन की जो एनर्जी है, मतलब हम ये कहें कि ये है एनर्जी ऑफ फोटोन, इंसिडेंट जो फोटोन है, कन्वर्टेड इनटू टू एनर्जीज के ई प्लस, हम ये कहें ये, तो ये तो हो गई, इसको हम बोलेंगे क्या? काइनेटिक एनर्जी ऑफ, ठीक है, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी है ये। और ये क्या कहलाएगी बच्चों? इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये इसी को एक और वर्क फंक्शन क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। मतलब ऐसा भी लिखा होता है कि एच न्यू इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस डब्ल्यू, मीन्स W इक्वल टू जो है ये हो गया H न्यू। अब आता है कि यहाँ कौन क्या है? तो ये जो H है, यहाँ H क्या है बच्चों? ये है क्या हमारा प्लांक कांस्टेंट। और ये जो है ये कहलाएगी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। जो लाइट आ रही है सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी, और इसको बोला जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या है ये? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मींस इलेक्ट्रॉन, वो फ्रीक्वेंसी जो कि इलेक्ट्रॉन को सरफेस से निकालने के लिए लगेगी। तो हम इस इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकते हैं के ई। तो हमारा इक्वेशन क्या बना कि एच न्यू इक्वल टू, ठीक है, एच न्यू नॉट प्लस के ई, और के ई इक्वल टू हो जाएगा क्या? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। इसी इक्वेशन को और आगे बढ़ा सकते हैं, h कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा इस तरह से,
इसी को बोलते हैं आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। हम इस इक्वेशन को और बढ़ा सकते हैं। के ई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एच सी अपॉन लैम्डा, ओके, माइनस सी अपॉन लैम्डा नॉट, या के ई इक्वल टू एच सी 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। ये कहलाती है, ये क्या है, वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो ये क्या कहलाएगी बच्चों, इसको हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। समझ गए ना कि जो फोटोन की एनर्जी थी वो दो पार्ट में बट गई, दो भाग में। एक तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी और दूसरा उसका थ्रेशोल्ड एनर्जी, देहली ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सरफेस से ऊर्जा, और बाकी जो निकला हुआ इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा है। समझ गए ना। और आगे हम इसी तरह से लिख सकते हैं, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी को वर्क फंक्शन भी बोलते हैं, तो वर्क फंक्शन इक्वल टू एच न्यू। यहां पर जो न्यू है ये है आपतित प्रकाश की फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, और ये क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देहली आवृत्ति, मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो लाइट आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी ये हो। और इसी को, तो ये जो इक्वेशन है, ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, इनको ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ओके, इनके कभी कभी ग्राफ और पूछ लिए जाते हैं, तो हम ग्राफ्स और देख लें, फिर हम इनके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। इसमें क्वेश्चन आता है कि किन मेटल्स का यूज फोटो इलेक्ट्रिक सेल में होता है, तो ध्यान रखें, पोटासियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, इनका यूज फोटो इलेक्ट्रिक सेल में होता है। क्यों होता है, क्योंकि इनकी जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, यहाँ पर इनका जो वर्क फंक्शन है काफी कम होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, और ऐसे में ये इजी विजिबल लाइट या अल्ट्रा वायलेट लाइट में इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, इजेक्टेड कर देते हैं, इसलिए इनका यूज होता है। अब देखो ग्राफ, तो अगर हम देखें, एक हमारा इक्वेशन बना K इक्वल टू H, ओके, न्यू और न्यू नॉट, या हम 1 अपॉन H ऐसा ले लें, Ke इक्वल टू न्यू और न्यू नॉट, या 1 अपॉन H Ke प्लस न्यू नॉट इक्वल टू न्यू। तो ये इक्वेशन देखो आप, यहां है ये m, ये हो गया x, ये हो गया c, और ये हो गया y। तो अगर हम इसका ग्राफ देखें तो हमें ऐसा ग्राफ मिलेगा। इसका ये जो पार्ट है ये किसके बराबर है बच्चों, तो यहां पर हम न्यू ले लें, समझ गए ना, हमारे पास ये है, और इसमें हम ले लें काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो पार्ट है स्लोप, इसको बोलते हैं ढाल, tan थीटा, तो ये किसके बराबर है, 1 अपॉन h के बराबर। तो एक इक्वेशन तो ये होता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल का। इसमें ये ऑब्जेक्ट आता है कि अगर हम इनके बीच में ग्राफ लें तो हमारा जो स्लोप होगा वो किसके बराबर है, तो 1 अपॉन h के बराबर, मींस h इक्वल टू 1 अपॉन स्लोप, तो इससे h आ जाएगा। ये पार्ट इतना जो आ रहा है ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का, ओके। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पता हो तो हम थ्रेशोल्ड एनर्जी निकाल सकते हैं, वर्क फंक्शन निकाल सकते हैं, या दूसरा इक्वेशन और आप देखो कि के ई इक्वल टू क्या है आपके पास, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ये बात समझिए ना, ये इक्वेशन है। या हम इसको लिख दें के ई इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू, ये हमारा वर्क फंक्शन हो गया। या के ई इक्वल टू हम इसको ऐसा ले लें, डब्ल्यू प्लस एच न्यू, ये भी एक इक्वेशन हो गया। y इक्वल टू c प्लस एम एक्स। तो यहां पर भी एक ग्राफ आएगा बच्चों, देखो ये ग्राफ ऐसा आएगा, लेकिन यू क्यों, क्योंकि इसका आप देख रहे हैं इंटरसेप्ट नेगेटिव है, तो ये जो स्लोप दिख रहा है इसका, ये किसके बराबर दिख रहा है, h के। यहां पर आप क्या लेंगे, न्यू, और यहां पर हम क्या ले लें, काइनेटिक एनर्जी। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये किसके बराबर है, हमारा न्यू के बराबर, समझ गए ना, ये क्या है, न्यू, मींस नेगेटिव जो है। यहां अगर हम पॉइंट 0 ले लें कि काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो इस तरफ नीचे की तरफ चलेंगे तो जहां पर ये स्ट्रेट लाइन आके कट करेगी, इतना एनर्जी का पार्ट क्या कहलाएगा, हमारा वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो एक ग्राफ तो ये बताता है कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है लाइट की, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। या यहां पर हम आ जाए कि ये हमारा y और ये x था, तो y एक्सिस पर क्या लिया है हमने, फ्रीक्वेंसी, और x, तो यहां पे भी वही बता रहा है कि जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है।
ये भी यही बता रहा है। मींस एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन एमिटेड इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, नॉट अ इंटेंसिटी। अगर हम इंटेंसिटी यहां हम ये लें कि काइनेटिक एनर्जी लें और यहां इंटेंसिटी लें, तो आप देखोगे ग्राफ यूं आएगा कि इंटेंसिटी बढ़ाने से, लाइट की चमक बढ़ाने से फोटॉन्स की जो एनर्जी है, सॉरी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो नहीं बढ़ेगी। समझ गए ना? क्यों? क्योंकि फोटॉन की एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। तो काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड है, तो जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी ज्यादा, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, बट इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर यहां पर हम नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स लें, क्या ले लें? इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, और यहां इंटेंसिटी लें, तो आप देखोगे कि ग्राफ यूं चलेगा कि जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी लाइट की, वैसे वैसे क्या होगा? नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे। इंटेंसिटी मतलब है कि चमक, लाइट जितनी ज्यादा फोटॉन्स होते हैं, एक फोटॉन से सपोज एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है, निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है बच्चों, वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बट काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। यही प्लैंक क्वांटम थ्योरी का एक सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट था कि फोटोन की एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पर। और फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड होगा। यही है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। दूसरा ये बता दूं कि लाइट के फोटॉन्स के टकराने और इलेक्ट्रॉन के निकलने के बीच में कोई टाइम इंटरवल नहीं होता। जैसे हमने पत्थर फेंका जमीन पे, मिट्टी उछट के बाहर आ गई, ऐसा नहीं कि पत्थर पड़ गया और कुछ देर बाद ज्वालामुखी की तरह लाइट मिट्टी बाहर निकल गई, ऐसा नहीं होगा। लाइट ऐसे ही फोटोन पड़ा और इलेक्ट्रॉन निकल के। दूसरा होता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी होगा जब इंसिडेंट लाइट की जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन के बराबर या फिर उससे ज्यादा हो। अगर कम है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, अगर बराबर है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा और सरफेस पर ही बना रहेगा, प्लेट सरफेस नेगेटिव चार्ज की हो जाएगी। ज्यादा एनर्जी है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। ओके, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी आएगा जब आने वाली लाइट की जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन के बराबर हो। तो यहां तक बात समझ गए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्लैंक क्वांटम थ्योरी को टोटल एक्सप्लेन करता है। तो यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, अभी हमने जो भी रिलेशंस देखे, इन्हीं रिलेशन से रिलेटेड इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं हम। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, ओके, वेव नंबर एंड एनर्जी ऑफ वेव विद 500 nm वेव लेंथ। ओके, तो यहां पर हम एक ये ले लें और एक मैं 1000 एंगस्ट्रॉम की भी बता दूंगा। तो यहां पर हमें ये 3 कैलकुलेशन करनी है, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर और एनर्जी। तो सबसे पहले हम वेव नंबर कैलकुलेट करें, 1/λ, ये रिलेशन लगाएंगे। यहां लैम्डा देखो कितना लेना है, ये दे रखा है 500 nm, हम मीटर में ले लें तो 500 × 10⁹ मीटर, या हम इसे और कर दें तो 5 × 10⁷ मीटर। ये हमारा लैम्डा हो गया। तो v bar = 1/λ, तो यहां आपने रखा 5 × 10⁻⁷ मीटर। तो v bar = 1/5 × 10⁷ मीटर इनवर्स। और ले लें आप, तो यहां आप इसको 10 कर दें और यहां हो गया 5, तो यहां पावर क्या बचेगी बच्चों? देखो मैंने यहां 1 की जगह कितना कर दिया, 10, तो एक पावर कम हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 6, मींस ये आ गया 2 × 10⁶ मीटर इनवर्स। समझ गए ना? तो ये हमारा क्या आ जाएगा, पहला आंसर, जिसमें आपने इसको कैलकुलेट किया है। तो यहां तक आप समझ गए अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन उसी में देखो करो आप, एक 1000 वाला क्वेश्चन यूज करके देखो आपसे आता है कि नहीं। अब हम इसी में देखो क्या कैलकुलेट करते हैं। तो यहां तक समझ गए ना, वेव नंबर = 1/λ, लैम्डा मैंने ये लिखा, nm को मीटर में चेंज किया, 5 × 10⁻⁷, या और हम आगे बदल दें, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर आपने
लैम्डा यूज किया, तो लैम्डा की वैल्यू आपने रख दी 5 × 10⁻⁻⁷, ऊपर ले गए तो +7 1/5, हम इसको 10 कर रहे हैं तो ये हो गया 10/5, तो 2 × 10⁻6 मीटर इनवर्स। अब हम आ जाते हैं फ्रीक्वेंसी में, तो c × v बार, c कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, v बार आपने देखा 2 × 10⁻6 मीटर इनवर्स, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 × 2 तो हो गया 6 × 10⁻6 और ये हो गया 14, मीटर से मीटर हट गया तो केवल सेकंड इनवर्स में आ गई, मींस हर्ट्ज में। ये है हमारी फ्रीक्वेंसी। अब हमें क्या कैलकुलेट करनी है, एनर्जी, तो एनर्जी इक्वल टू होता है hc या h न्यू, 1 फोटोन की एनर्जी आ जाएगी, तो यहां पर E इक्वल टू h कितना हो गया देखो 6.626 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड इनटू फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 6.10⁻⁻14 कितनी है +14 और सेकंड इनवर्स में। ये हमारा जो आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा बच्चों, 6 × 10⁻14 जूल में आंसर आएगा, तो ये हो जाएगा 6.626 × 6 3.39 ठीक है 39.75 into 10 to the power, अब देखो ये 14 के हैं और ये किसका है माइनस, तो ये बचेगा आपके पास -20, ये बचेगा ना 34 में से 14 माइनस कर दो, या 3.975 into 10 to the power -19 जूल पर फोटोन। कितना, अगर मैं कहता पर मोल के लिए कैलकुलेट करो तो 975 into 10 to the power -19 जूल into 6.023 10 to the power 23, तो ये हो जाती जूल पर मोल में, समझ लेना। तो जितने, और अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स पता हो तो उससे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने कैलकुलेशन कर ली वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, जो कि इस तरह से यूनिट सहित मैंने आपको बताया। और देखो अगर 1000 दे दिया जाए तो फिर तो बहुत इजी कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा अगर 1000 लिखा तो लैम्डा इक्वल टू 1000 एंगस्ट्रॉम, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ये लिखा आपने 1000 × 10 to the power माइनस कितना लिखोगे यहाँ पर 10 मीटर, या हम ऐसा लिख सकते हैं -7 मीटर। फिर सारी कैलकुलेशन कर दो, v बार अपॉन 1 लैम्डा तो 1/7, तो 10 to the power 7 मीटर में 1/10 to the power -7 मीटर, तो ये आ गई। और आपको फ्रीक्वेंसी तो c × v बार तो 3 × 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड × 10 to the power 7 मीटर इनवर्स, तो 3 × 10 to the power 15 ठीक है, और किसमें आ जाएगी, ये मीटर मीटर हट गए तो ये बचेगी सेकंड में इनवर्स में। एनर्जी भी इसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ तक समझ गए, तो ये तो बहुत इजी है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आप बहुत इजी कर सकते हैं। नेक्स्ट कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ वेव विद फ्रीक्वेंसी 1120 किलोहर्ट्ज एंड दूसरा है इसी में 98.7 मेगाहर्ट्ज। तो अब यहाँ क्या रिलेशन यूज करोगे, आप सोचो कि आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है और फ्रीक्वेंसी दी है, तो आप क्या दिमाग लगाओगे कि आपको कौन सा रिलेशन याद रखना है। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन तुरंत याद करोगे, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है c अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू c अपॉन क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। ध्यान रखें हमें फ्रीक्वेंसी यहाँ पर सेकंड इनवर्स में लेनी है, क्यों, क्योंकि इसकी यूनिट है मीटर पर सेकंड में और हमारी वेवलेंथ मीटर में आनी है। तो हम यहाँ लिखेंगे, हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी है 1120 किलोहर्ट्ज। ध्यान रखें 1 किलोहर्ट्ज इक्वल टू 10 to the power ठीक है 3 हर्ट्ज मींस सेकंड इनवर्स में। तो बस, और c आपको पता है कि c जो है, तो आपने देखा कि फ्रीक्वेंसी होगी आपके पास 1120 × 10 to the power 3 ठीक है सेकंड इनवर्स में, तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी हो गई। और c आप जानते हैं 3 × 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड, तो हम यहाँ लैम्डा इक्वल टू 3 × 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड ठीक है सेकंड में आ गई। और यहाँ पर आपके पास फ्रीक्वेंसी कितनी है 1120 × 10 to the power 3, लैम्डा इक्वल टू 3 × 10 to the power 8 × 10 to the power ठीक है, माइनस ऊपर जाए तो -3
अपॉन में 1120, या लैम्डा इक्वल टू 3, आप इसको 3000 में चेंज कर दें तो 3 पावर कम हो गई, तो बची क्या 5 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन 1120। तो आपके पास देखो लैम्डा कितना आ जाएगा 3000 में, जब आप किससे डिवाइड करोगे 3000 डिवाइडेड बाय 1120, तो ये आ रही है 2.67 इंटू, अब पावर देखो -3 प्लस के, तो यहाँ कितना आ गया 2, और ये किसमें आ जाएगी आपके पास लैम्डा है तो मीटर में, तो ये हो जाएगा आपके पास 267 मीटर की लैम्डा, जो कि बहुत बड़ी है, और वो कहाँ आती है रेडियो वेव्स में। तो यहाँ तक अब आपको एक और इसी मेगा हर्ट्ज वाली करनी है, तो ध्यान रखें कि बस रिलेशन बिल्कुल सेम यही यूज होगा, मेगा हर्ट्ज को हर्ट्ज में चेंज कर लो और फिर कैलकुलेट कर लेना फ्रीक्वेंसी से, वेवलेंथ कैलकुलेट कर लेना। तो देखो आपको फ्रीक्वेंसी दी है कितना है 98.7 मेगा हर्ट्ज। एक मेगा हर्ट्ज बराबर क्या होता है बच्चों 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी हो गई 98.7 into 10 to the power 6 और कितना हर्ट्ज। बस बाकी रिलेशन जो मैंने आपको बताए हैं कि आपको वेवलेंथ निकालनी तो ये इससे कैलकुलेट कर लेना, ओके। जो कि इस तरह से जब आप कैलकुलेट करोगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 3.095 मीटर, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। तो पूरी मेथड वही यूज करनी है जैसे आपने पहले की। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, किससे रिलेटेड है ये अच्छी तरह से समझें। 100 वाट बल्ब एमिट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 nm, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड बाय बल्ब। समझ गए बच्चों कि 100 वाट का बल्ब है और उससे जो लाइट निकल रही है उसकी वेवलेंथ है 400 nm। तो ये पूछ रहा है कि 1 सेकंड में कितने फोटॉन्स निकल रहे होंगे। तो आपको क्या करना है सबसे पहले कि आप ये सोचें कि आपको जो क्वेश्चन दे रखा है वो किससे रिलेटेड है। तो देखो वेवलेंथ दे रखी है, आपको नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछे हैं, एनर्जी भी दे रखी है। अब आपको n की वैल्यू, तो आपको इक्वेशन यूज करना है E = nhc/λ। क्या यूज करना है ये वाला। आपको ये वैल्यू कहाँ है पहले ये देखना है, ये हमें कैलकुलेट करनी है। ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, लैम्डा हमें दे रखा है E। तो ध्यान रखें कि 1 वाट = होता है 1 जूल पर सेकंड। क्या होता है 1 जूल पर सेकंड। 1 सेकंड में कितनी जूल है, तो 100 वाट = क्या हो गया बच्चों 100 जूल पर सेकंड। मतलब है एक 100 वाट का बल्ब का मतलब 1 सेकंड में 100 जूल एनर्जी एमिट कर रहा है। तो ये जो आ गया आपके पास E तो हो गया कितना 100 जूल यूज करो। और दूसरा है आपके पास लैम्डा कितना दे रखा है, तो आपको कितना दे रखा है 400 nm। तो आप लिख सकते हैं 400 × 10 to the power -9 मीटर या 4 × 10 to the power -7 मीटर। तो ये तो हो गया आपके पास लैम्डा। तो लैम्डा पता होगा, एनर्जी पता होगी, तो इस रिलेशन का यूज कर दो। तो आप यहां लिखोगे 100 = n 6.626 × 10 to the power -34। ओके, c लाइट की वेलोसिटी है, तो आप अगर इनकी यूनिट सहित रखें जूल पर सेकंड, ये जूल और सेकंड में हो गया। और यहां पर आ जाए किसकी वेलोसिटी है हमारी, यहां पर ये हो गया हमारे लाइट वेलोसिटी। देखो कितनी है यहां पर, ये है 3 × 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। ओके, और अपॉन में लैम्डा की वैल्यू ले लेना 4 × 10 to the power 7 -7 मीटर। तो यहां पर हो गया आपके पास 100 × n × इसको मल्टीप्लाई करें 6.626 × 3/4। अब पावर के बारे में आ जाए, टोटल पावर्स देखो -34। ओके यहां पर, और ये पावर ऊपर गई तो ये हो गई 10 to the power 15 7, और ये नेगेटिव थी पॉजिटिव हो गई। अगर आप यूनिट देखें तो देखो जूल सेकंड, ये है जूल, ये है सेकंड। तो ये सेकंड से ये सेकंड हट जाएगा, मीटर से मीटर हट जाएगा, जूल से जूल हट जाएगा। तो यहां पर अब जो आपका n आ जाएगा वो आ जाएगा कितने फोटॉन्स पर सेकंड। क्या आएगा पर सेकंड इनवर्स में, सॉरी पर सेकंड इनवर्स मैंने
इस तरह से ये जो वैल्यू है जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आई है 2.012 इंटू 10⁻20 फोटॉन्स पर सेकेंड। समझ गए ना? तो ये कैलकुलेशन आपको कर लेना है, बहुत इजी है, बहुत इजी क्विक कर सकते हो आप। तो यहाँ तक आप समझ गए अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं। तो ये था हमारा क्वेश्चन 100 वाट के वॉल्यूम वाला। और कई बार डायरेक्ट एनर्जी आपको दे रखी है जूल में, कैलोरी में, तो आपको ध्यान रखना है कि जिस यूनिट में आप प्लांक कांस्टेंट यूज कर रहे हैं उसी यूनिट में एनर्जी होनी चाहिए। तो ये हो गई आपके नंबर ऑफ फोटॉन्स कैलकुलेट कर दिया, ये क्वेश्चन कर दिया, ये हो गया, ये हो गया। अब हम आते हैं ये वाले। तो देखो ये जो क्वेश्चंस हैं आप देखोगे इसमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तुरंत आप लगाएंगे दिमाग की ये किससे रिलेटेड है, तो आप पाएंगे कि ये किससे रिलेटेड है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। केवल एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है, ना कि एक मोल की। अब वो कह रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ये है, और सॉरी ये है इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी और ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो आपका एक फॉर्मूला होता है क्या कि Ke = H, ठीक है, न्यू माइनस न्यू नॉट। अब ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, ये क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। ये देखो कितनी दे रखी है, तो आप लिखेंगे 5.2 × 10⁻14 प्लस में, ध्यान रखें ये किस में है, प्लस में, सेकंड इनवर्स। और न्यू नॉट जो है वो है 5 × 10⁻14 सेकंड इनवर्स। H को आप जानते हैं कि ये 6.626 10⁻−34 जूल सेकंड। बस अब हमें काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो 6.626 × 10⁻−34 जूल सेकंड। और यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर है 5.2 × 10⁻+14, ठीक है, और -5 × 10⁻14, और ये किस में आ जाएगी, सेकेंड इनवर्स में। तो हम लिखेंगे 6.626 इंटू, यहाँ पर आप देखोगे कि आपके पास बचा क्या, 5.2 - 5 इंटू 10⁻, ये हो गया आपके पास -34 के, और ये हो गया आपके पास 40 के, कॉमन आ जाएगा बाहर, ठीक है। तो और 6.626 इंटू, अब यहाँ देखो पॉइंट कितना बचा, 0.2, और यहाँ की पावर देखो कितनी बची, -20, तो 34, ठीक है, उसमें से आपने ये हो गया। बस अब आप इसे सॉल्व कर लो। अब जो आंसर आएगा आपके पास ये कितना आ जाएगा, देखो आप, ये 6.624 इंटू 0.2, सॉरी 6.626 इंटू 0.2, ठीक है, 1.35, ये आ गया आपके पास 1.352 10⁻⁻20 जूल पर इलेक्ट्रॉन। इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी पर इलेक्ट्रॉन की। पर मोल की पूछ लेता है तो आप इसमें अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर लें तो पर मोल की हो जाएगी। तो यहां तक आप समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है और क्या कैलकुलेशन करनी है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है लेकिन कोई बात नहीं। वेवलेंथ ऑफ 300 nm एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज इतना जूल पर मोल में है। व्हाट इज, ठीक है, मिनिमम एनर्जी नीडेड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फॉर सोडियम मेटल सरफेस एंड आल्सो कैलकुलेट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ भी कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ध्यान से देखें कि यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो पर मोल, जूल पर मोल में दे रखी है। या तो आप पर फोटोन की एनर्जी यहाँ निकाल लें और पर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी यहाँ से निकाल लें, तो पर इलेक्ट्रॉन की आपको इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की थ्रेशोल्ड एनर्जी आ जाएगी। या फिर आप इस एनर्जी को पर मोल में चेंज कर लें, ये एनर्जी पर मोल में रहने दें, इससे पर मोल की क्या आ जाएगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी निकलाएगी। थ्रेशोल्ड एनर्जी निकलाएगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे n = n, यहाँ अवोगाद्रो नंबर ले लें, Na × hc/λ। तो ये जो एनर्जी आएगी, ठीक है, एनर्जी ऑफ 1 मोल क्या, फोटोन, मतलब ये जो है लाइट की, तो ये क्या हो जाएगी, देखो 6.023 10⁻23 × 6.626 10⁻⁻34 ×
3 into 10 to the power 8 अपॉन में लैम्डा में आ जाओ। लैम्डा कितना दे रखा है देखो आपके पास 300 nm, तो आप लिख सकते हैं 300 into 10 to the power -9, या आप इसको ये 2 पॉइंट और कम कर दें तो यहाँ पर आप इतना भी लिख सकते हैं 3 into 10 to the power -7, ठीक है। और यहाँ पर जो है जूल पर मोल में एनर्जी आ जाएगी, तो 3 से आप यहाँ पहले तो 3 माइनस कर दें, पावर देखें और 6.023 into 6.624, और पावर देखो कितनी बची आपके पास 10 to the power 23 ये है और 7 ये गई, तो 10 to the power 7 into, और यहाँ पर और आपके देखो कितनी है ये 8, यहाँ पर भी है पॉजिटिव, तो ये 15 और जोड़ दो आप यहाँ पर 15, तो 23 और 15 और आपके पास बचेंगे -34। ओके, तो ये जो आंसर ये आ जाएगा, ये किसमें आ जाएगा जूल पर मोल में। देखो कितना आ जाता है ये आपके पास, तो देख लें फिर से, सही लिख रहे हैं। ये हो गई H की 34 हो गई, लाइट वेलोसिटी 3 into 10 to the power 8 हो गई, लैम्डा हो गया 3 into 10 to the power -7। इस एनर्जी को कैलकुलेट करो, देखो कितना आता है, तो ये एनर्जी जो आएगी, अब आपके पास देखो टोटल पावर्स कितनी हो गई 23 और 15, तो यहाँ पर पहले इसको मल्टीप्लाई कर लें, तो देखो ये क्या आ जाएगा कि 6.023 into 6.626, ठीक है, तो ये आ रहा है 39.9, तो E इक्वल टू हो जाएगा 39.9 into 10 to the power, ये है 23 और 15, तो हो गया कितना आपके पास, ये हो गया 38 प्लस के हो गए 38 into 10 to the power -34। ओके, तो ये हो जाएगा 39.9 into 10 to the power 4 जूल पर मोल। यहाँ और ले लें 3.99 into 10 to the power 5 जूल पर मोल। तो ये हमारे पास एनर्जी आ गई पर मोल की। अब हमें काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन लगाना है। देखो बच्चों, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू H, यहाँ पर आप जानते हैं कि थ्रेशोल्ड एनर्जी, सॉरी ये हो जाएगी हमारे पास कौन सी एनर्जी, इंसिडेंट लाइट एनर्जी, इंसिडेंट लाइट एनर्जी प्लस यहाँ पर हो जाएगी थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ये भी दे रखी है काइनेटिक एनर्जी, आप देखो कितनी दे रखी है, कहाँ गई ये, तो ये लिखा आपने 1.68 into 10 to the power 5 इक्वल टू इंसिडेंट लाइट है 3.99 into 10 to the power 5 प्लस ये आ जाएगी आपके पास क्या, थ्रेशोल्ड एनर्जी। बस अब आप इसके आगे, तो यहाँ तक बात समझ गए, मैं इसको हटा देता हूँ। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आप थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है देखो कितनी आ जाएगी, तो आपके पास हो जाएगी 3.99 into 10 to the power 5 प्लस में ये 5 है ना, और माइनस जो हो जाएगी 1 पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या क्या, सॉरी 2 मिनट, ये रिलेशन ऐसे नहीं, यहाँ पर हो जाएगा 2 मिनट। आप यहाँ देखें, पहले आपके पास ये एनर्जी का फॉर्मूला था कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू था इंसिडेंट एनर्जी माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी, है ना, ऐसा है ये। तो ये काइनेटिक एनर्जी आपको दे रखी है 1.68 into 10 to the power 5 और ये है 3.99 into 10 to the power 5 माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी। मैं यहाँ पे W ऐसे, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.99 into 10 to the power 5 minus 1.68 into 10 to the power -5, तो 3.99 minus 1.68 10 to the power ये आ गया 5, तो ये आ जाएगा पर मोल में, क्या आ जाएगा बच्चों, ये जूल पर मोल में आएगा। तो ये वैल्यू देखो कितनी आ गई आपके पास 3.99 माइनस 1.68 2.31, तो हमारे पास वर्क फंक्शन आ गया W इक्वल टू 2.31 10 to the power 5 जूल पर मोल, ठीक है। W इक्वल टू 2.31 into 10 to the power 5 जूल अपॉन Na, तो ये हो जाएगा जूल पर इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा, पर इलेक्ट्रॉन का। और फिर आपसे पूछा गया है कि आप इसमें क्या कैलकुलेट करें, फ्रीक्वेंसी ये वाली, तो आप जानते हैं कि यह फॉर्मूला होता है W इक्वल टू h न्यू, तो न्यू इक्वल टू हो जाएगा आपके पास क्या W अपॉन क्या h, तो
तो ये हो जाएगा 2.31 10 to the power 5 upon Na upon 6.624 10 to the power -34, तब जाके आपकी फ्रीक्वेंसी सेकंड इनवर्स में कैलकुलेट हो जाएगी, जो कि आपकी लास्ट में। तो ये आप यहाँ तक करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल समझ गए होगे। परमोल में लेके कर लो पूरा, परमोल में लास्ट में आप इलेक्ट्रॉन में चेंज करके और इस तरह से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी। तो यहां तक समझ गए आप इसे। अब देखो बच्चों, ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख दिए हैं, इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। मैंने आंसर भी, इनके आंसर्स भी बता दिए हैं, जो मेथड्स मैंने बताए हैं मुझे सॉल्व करना है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी ऑफ फोटॉन्स ऑफ रेडिएशन हैविंग लैम्डा 6000 एंगस्ट्रॉम। तो बस जो मैंने आपको रेडिएशन बताया है, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए अगर लैम्डा पता है तो आप कैलकुलेट, तो एनर्जी तो मैंने ये लिख दी है, फ्रीक्वेंसी आप खुद ही कैलकुलेट करके लिख लेंगे, है ना। दूसरा है कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन व्हेन यूवी रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना सेकंड इनवर्स स्ट्राइक ऑन द सरफेस ऑफ पोटेशियम एटम। ये आपको दे रखा है, तो देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है, और यहाँ पर आपको इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है, ये आंसर आएगा। नेक्स्ट है 4000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन स्ट्रोक इन द सीजियम मेटल, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन एमिटेड, द क्रिटिकल वेवलेंथ मींस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लेंथ इज इतना। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। फॉर सिल्वर मेटल द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इतना है, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी यूवी रेडिएशन विद वेवलेंथ, ये है। तो देखो ये इंसिडेंट वेवलेंथ दे रखी है, वेवलेंथ से आप इंसिडेंट लाइट की क्या निकाल लोगे, एनर्जी, ठीक है, या फ्रीक्वेंसी निकाल लेना। तो किसकी, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी से आ जाएगी, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इससे काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लोगे, जो कि 5.76 या 5.76 × 10 to the पावर आंसर में, ठीक है, -17 जूल, ये आ जाएगा इसका आंसर। फिर एक क्वेश्चन है कि लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा स्ट्राइक ऑन द मेटल सरफेस विद इंटेंसिटी, ठीक है, एंड मेटल एमिट y इलेक्ट्रॉन, इंटेंसिटी x है, यहां पर है विद इंटेंसिटी क्या है x, एंड मेटल, ठीक है, एमिट्स y इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड विद एवरेज एनर्जी है z। क्वेश्चन समझ रहे हो कि एक मेटल सरफेस है जिसमें y लैम्डा वाली वेवलेंथ की लाइट टकरा रही है, जिसकी इंटेंसिटी है x, ठीक है, मेटल जो है y इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड एमिट्स कर रही है, और उसकी जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं एवरेज एनर्जी है z। तो क्वेश्चन है कि व्हाट विल हैपन टू y एंड z, तो y और z में क्या परिवर्तन होंगे, क्या चेंज आएंगे अगर लैम्डा को हाफ कर दिया जाए और x को डबल कर दिया जाए, या एक एक करके पहले लैम्डा को आधा किया जाए तो क्या चेंज आएंगे, और x को डबल कर दे तो क्या चेंज आएंगे। तो देखो बच्चों, लैम्डा और एनर्जी एक दूसरे के, यहां इतना सा ध्यान रखना, ये हिंट दे रहा हूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एमिटेड होते हैं एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1 लैम्डा। लैम्डा अगर छोटा है तो एमिटेड इलेक्ट्रॉन निकलने वाले डबल हो जाएंगे और उनकी एनर्जी भी डबल हो जाएगी, समझ गए ना। तो इस बेस पर आप समझ जाओगे कि अगर हम लैम्डा आधा करेंगे तो एनर्जी उसकी डबल हो जाएगी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी डबल हो जाएंगे। दूसरा कि अगर इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी चेंज करने से इलेक्ट्रॉन्स, जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती फोटोइलेक्ट्रिक एनर्जी, बट उनके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एजेक्टेड हो रहे हैं वो डबल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फोटॉन्स से निकलते हैं, फोटॉन्स डबल तो इलेक्ट्रॉन्स भी डबल हो जाएंगे, ओके, बट उनकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चंस थे। तो ये कुल मिला के हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और उनसे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं इनके क्वेश्चंस थे। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो लेंगे उसमें हम लेंगे एटॉमिक मॉडल्स, स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो मॉडल्स हैं, थ्योरीज दी गई हैं, उनको डिस्कस करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, थैंक यू।